नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक, जिसकी कोड संख्या है 002 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर, जो आपका इशू किया है CBSE ने। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दो तरह के मॉडल टेस्ट पेपर, दो तरह के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हमारे बच्चों के लिए इशू किए जाते हैं। एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो DOE इशू करता है, DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और दूसरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो इशू करता है CBSE। और जो CBSE इशू करता है वो हमारे सिर्फ बोर्ड क्लासेस के लिए इशू किए जाते हैं। बोर्ड क्लासेस यानी हमारी क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो DOE का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो पहले ही इशू कर दिया गया था आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम से पहले ही, ताकि हमारे बच्चों को एग्ज़ाम के पैटर्न का अंदाज़ा हो सके। और अब CBSE ने भी अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू कर दिए हैं। और एक ज़रूरी बात दोस्तों जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, CBSE जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू करता है हमारी बोर्ड क्लासेस के लिए, आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल वही रहता है। यानी जितने मार्क्स का इशू किया गया है इतने ही मार्क्स का आपका फाइनल टर्म में आएगा। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये 80 मार्क्स का है। ठीक है, क्लास 12 हिंदी का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का है। यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में भी, जो आपके फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें भी आपका 80 मार्क्स का ही पेपर आएगा। और जो पैटर्न इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपका जो फाइनल टर्म के क्वेश्चंस होंगे, फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो इसी पैटर्न पर आधारित होगा। दोस्तों, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही साथ इसमें जो कुछ ज़रूरी बातें हैं, जो कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको बताते चलूँगी कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकें। तो अगर आप ट्रिक्स चाहते हैं जानना तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बीच बीच में हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकें। सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। सबसे पहले जब आप अपने पेपर को सॉल्व करना शुरू करें तो 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर हमारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते, वो सीधा क्वेश्चंस पर मूव ऑन कर जाते हैं। ये गलत है। अगर आपको 15 मिनट दिए गए हैं तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें। जो बच्चे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं वो अक्सर गलतियां करने से बच जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ें। इंस्ट्रक्शन को आप बाय द वे ना लें, अदरवाइज़ ना लें। ऐसा ना करें कि इंस्ट्रक्शंस छोड़कर आप पहले क्वेश्चन पे चले जाएं तुरंत ही। चलिए जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और कुल प्रश्न है 14 क्वेश्चन है। खंड अ में 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी 2 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, ए और बी। ए में जो है वो 48 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। राइट, ये आपके ए पार्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। राइट, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। और जो आपका बी पार्ट है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प का मतलब है कि आपके पास क्वेश्चंस में चॉइस भी हैं। निर्देशों को सावधानी से पढ़ें, उनका पालन करें। दोनों खंड के प्रश्नों के उत्तर देना ज़रूरी है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। राइट, ये तो हो गए इंस्ट्रक्शंस। अब हम चलेंगे खंड अ और आपका पहला क्वेश्चन। पहला जो आपका क्वेश्चन है, हमारा खंड अ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखें। यानी आपको ये जो है गद्यांश पढ़ना है और इसके बाद एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैं गद्यांश यहाँ पढ़कर नहीं सुनाने वाली हूँ आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, यानी कि अगर यहाँ पर लिखा होता कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास चॉइस होगी। ठीक है, अगर लिखा है कि इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें, यानी इस क्वेश्चन में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है और इसी को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर लिखा होता निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के उत्तर दें, तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका चॉइस में होता। हमारे बच्चे अक्सर इस भूल में रह जाते हैं कि शायद चॉइस होगी, ढूंढते रहते हैं, जिसमें उनका टाइम वेस्ट होता है। आप शुरू में ही क्वेश्चन पढ़ें और पढ़कर ही समझ जाएं कि आपके पास चॉइस अवेलेबल है या नहीं।
राइट। तो ये गद्यांश है आपकी स्क्रीन पर। और गद्यांश से रिलेटेड एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको अपने एग्ज़ाम में फॉलो करनी है, और ये ट्रिक आपको आपकी टाइम को सेव करने में हेल्प करेगी। अक्सर जो गद्यांश होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इन गद्यांशों को पढ़ने में हमारा काफ़ी सारा समय जो है वो चला जाता है। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आता है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तो वो गद्यांश को पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले वो पूरा गद्यांश ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद में वो अपने पहले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम की बाउंडेशन ना हो, टाइम की लिमिट ना हो। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, और जैसा कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है, हम जानते ही हैं कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो अक्सर लंबा होता है, उसमें लिखने के लिए काफ़ी कुछ होता है, चाहे वो हिंदी का एग्ज़ाम हो या वो इंग्लिश का या किसी और लैंग्वेज का। अक्सर लैंग्वेज वाले पेपर बाकी पेपर, राइट। तो गद्यांश से रिलेटेड आपकी जो ट्रिक है उसमें आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ को पूरा नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुने, आपको पैराग्राफ को पूरा नहीं पढ़ना है, आप सीधा गद्यांश के क्वेश्चंस पर चले जाएं जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया क्योंकि यह है, राइट। तो आप क्या करें, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ें, फिर आप गद्यांश पर जाएं, और गद्यांश पर जाकर तब उसको पढ़ना शुरू करें, और जहाँ भी आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर नज़र आए वहाँ आप रुक जाएं, राइट। ये आपकी गद्यांश से रिलेटेड ट्रिक है जो आपका समय बचाएगी। आपको जहाँ भी पहले क्वेश्चन का आंसर नज़र आ रहा है आप उसे टिक करें, उसके बाद आप गद्यांश को वहीं छोड़ दें, पूरा ना पढ़ें। इसके बाद आप तुरंत ही दूसरे क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाएं, अगला क्वेश्चन पढ़ें, और फिर क्वेश्चन रीड करने के बाद, क्वेश्चन को समझने के बाद आप गद्यांश पर वापस जाएं और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें। और एक और बात, जहां आपको आंसर मिल जाए उसके एक लाइन आगे और पीछे की भी ज़रूर पढ़ लें, यानी थोड़ा सा 1-2 लाइन आगे तक आप पढ़ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये आंसर ठीक है, लेकिन उसके नीचे भी आंसर के बारे में कुछ दिया होता है, यानी कि कुछ अगली लाइनों में भी लिखा होता है। इसलिए जहाँ आपको आंसर मिल जाए उसके बाद 1 या 2 लाइन आप एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ें, राइट। तो गद्यांश को मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि पेपर में आपका ये वाला गद्यांश नहीं आने वाला, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। और ये आप ध्यान रखें, गद्यांश आपका 10 नंबर का आएगा, यानी पहला ही क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसमें आप पूरे 10 नंबर भी ले सकते हैं, या आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे। इसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, टीचर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप थोड़ा बहुत लिख दें और वो आपको उस पर आधा नंबर 1 नंबर दे दें। जी नहीं, या तो आपका क्वेश्चन सही होगा, पूरा सही होगा, आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, या पूरा गलत होगा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखें, गद्यांश के आंसर्स को 2-2, 3-3 बार रीड करें और सही आंसर का ही चयन करें, सही उत्तर का ही चयन करें, ताकि आपको जो है वो इस गद्यांश पर पूरे नंबर मिल सकें। बच्चों, जब आप बोर्ड क्लासेस में होते हैं तो बोर्ड क्लासेस आपका बेस होती हैं, इनमें एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है आपका। 12th वाले बच्चे हमारे आगे अपनी ज़िंदगी में कैसे मूव ऑन करेंगे, क्या कोर्स वो चुनेंगे, कहाँ वो एडमिशन लेंगे, ये बहुत हद तक उनके नंबरों पर डिपेंड करता है। और इसी तरह से हमारे जो 10th वाले बच्चे हैं, आगे वो किस स्ट्रीम में जाएंगे ये उनके नंबरों पर डिपेंड करता है, उनके अंकों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि 1 नंबर का ही तो प्रश्न है, 2 नंबर का ही तो प्रश्न है। आप ये मानकर चलें कि एक एक अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, साथ साथ बातें करते करते हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव ऑन कर गए हैं। नीचे 2 अपठित काव्यांश दिए हुए हैं। देखिए, नीचे 2 अपठित काव्यांश दिए हुए हैं, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, यानी इसमें आपके पास चॉइस है, राइट। इसमें दिया हुआ है कि 2 काव्यांश हैं और किसी एक के आपको उत्तर देने हैं, तो इसका मतलब आपके पास चॉइस अवेलेबल है। इसमें भी आपको यही करना है। इसके लिए ये ट्रिक है, जब हमारे पास चॉइस अवेलेबल होती है तो आपको क्या करना है कि आप एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, क्योंकि जो काव्यांश है वो बहुत लंबे नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें आपका बहुत समय नहीं जाएगा। आप जल्दी से पहले काव्यांश को पढ़ें, फिर आप उसके क्वेश्चंस पढ़ें, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लीजिए, और फिर आपका जो चॉइस वाला दूसरा काव्यांश है
उसके बाद में आप उसको पढ़ें, राइट। उसको पढ़ें और फिर उसके क्वेश्चंस को पढ़ें, और आप 1 मिनट अपने आप को दें ये सोचने के लिए कि आपको कौन सा काव्यांश आसान लगा और किसके प्रश्न आपको ऐसे लगे कि हाँ आप उसके उत्तर जल्दी ढूंढ पा रहे थे। दोनों में से आपको जो काव्यांश आसान लगे, आपको लगे कि इसके प्रश्नों के उत्तर आपने जल्दी ढूंढ लिए या आपको जल्दी समझ आने लगे, आप उसी काव्यांश को अपनी कॉपी में करें, अपनी आंसर शीट में आप उसी काव्यांश को करें, उसी काव्यांश को आप अटेम्प्ट करें जो आपको आसान लगे। तो ये है आपकी काव्यांश की ट्रिक, या आपके चॉइस वाले क्वेश्चन, गद्यांश हो आपका चॉइस में या काव्यांश, ये उनके लिए ट्रिक है। और हालांकि आपका जो गद्यांश है उसमें चॉइस आएगी नहीं, आपके काव्यांश में चॉइस आएगी। तो मैं फिर वही दोहराऊंगी, आप दोनों पहले काव्यांश को पढ़ें, उसके क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें, जल्दी जल्दी थोरोली पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा काव्यांश जो आपका चॉइस में है उसे आप पढ़ लें और उसके क्वेश्चंस पढ़ लें। जो आपको ऐसा लगे कि इसके आंसर मुझे जल्दी समझ आ रहे थे या ये काव्यांश मुझे थोड़ा आसान लगा, उसी को आप अपनी आंसर शीट पर अटेम्प्ट करें, राइट। तो ये आपका दूसरा काव्यांश स्क्रीन पर चल रहा है। इसी तरह से इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे और ये आपका आएगा 8 नंबर का, राइट। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 8 नंबर का है, यानी कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जो गद्यांश और काव्यांश हैं, दोनों ही प्रश्न आपके 18 नंबर के हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे 18 नंबर का महत्व समझते होंगे, मतलब समझते होंगे कि 18 मार्क्स अपने आप में कितने ज़्यादा होते हैं, 18 अंक अपने आप में कितने ज़्यादा हैं। तो दोनों प्रश्न आपके पहले बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप अदरवाइज़ ना लें, प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और इसके बाद ये क्वेश्चंस आपके आ गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। इसे अभिव्यक्ति और माध्यम डिपेंड करेगा कि आपने उसे कितने अच्छे से पढ़ा है। ये आपके विशेष लेखन की शब्दावली से संबंधित प्रश्न है। दूसरा, पहला प्रश्न है, राजप्पा नायडू ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में अपने आवेदन किया है, प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अलग डेस्क पर काम करने के लिए कहा गया है, ये क्या दर्शाता है। ये आप अभिव्यक्ति और माध्यम को जब पढ़ लेंगे तो आप इसके आंसर्स को ढूंढ पाएंगे। और दोस्तों आंसर की भी इसमें साथ साथ अवेलेबल है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आंसर्स भी इसके बताऊंगी। तो आप जो है वो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए, अपने आंसर्स को टिक कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि आपको, राइट। तो आंसर की भी अवेलेबल है, क्वेश्चंस आप एक कॉपी और पेन हाथ में ले लें और आंसर्स को टिक करते चलें, जो भी आपको लगे कि मेरे हिसाब से ये ठीक आंसर है, और उसके बाद आप लास्ट में आंसर की से इसको मैच कर सकते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से, 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके, चल रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ें, आंसर को कॉपी में टिक कर लीजिए, राइट। अब ये जो काव्यांश आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, 6 नंबर का है, और ये आएगा आपकी किताब से। आपके बुक में जो काव्य खंड है, आपकी पुस्तक में जो काव्य खंड है अंतरा में, ये उसी में से होगा और आपके किसी भी चैप्टर से हो सकता है। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सरोज स्मृति से लिया गया है, राइट। और इसी पर आधारित आपके 6 प्रश्न होंगे। तो स्क्रीन पर चल रहे हैं आपके क्वेश्चंस, आप इन्हें सॉल्व कर लें अपनी कॉपी में। आशा करती हूँ कि कॉपी और पेन आपने हाथ में ले रखा होगा, सॉल्व करते चलें।
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और ये है गद्यांश। पहले इससे पहले जो था काव्यांश 6 नंबर का और अब ये गद्यांश, ये भी 6 नंबर का। और ये वाला जो गद्यांश होगा ये भी आपकी किताब के ही जो आपका गद्य खंड है उसके ही किसी चैप्टर का अंश होगा। जैसे कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला चैप्टर आपका बालक बच गया वाले पार्ट से है और इसी के 6 क्वेश्चंस होंगे। 6 नंबर का है, 1 नंबर का एक प्रश्न। इसी तरह से जिस तरह से आपके काव्यांश का था, तो आप पढ़ते जाएं, आंसर स्टिक करते जाएं और इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर के समाप्त होने के बाद लास्ट में आंसर की भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाई है। तो आप आंसर्स को ज़रूर चेक करें, पता आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कितने आंसर्स सही थे, कितने नंबर का एस्टिमेट आपका हो सकता है, कितना क्वेश्चन पेपर आपको आता है, आपको अंदाज़ा लगेगा। तो आप आंसर की को ज़रूर व्यू करें। राइट, क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके स्क्रीन पर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये है आपका 5 नंबर का, एक नंबर के 5 प्रश्न और ये पांचों प्रश्न आपके हैं अंतराल से। राइट, यानी आपकी जो अंतराल है वो आपकी 5 नंबर की किताब है। अभिव्यक्ति और माध्यम के 5 नंबर और अंतराल के 5 नंबर, यानी दोनों किताबें आपकी जो हैं वो 10 नंबर की हैं। अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम दोनों किताबें 10 नंबर की हैं। और इसके अलावा बाकी मार्क्स की जो है वो आपकी अंतरा बचती है, गद्य खंड और काव्य खंड। राइट, तो ये अंतराल के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि अभी तक हमारा सिर्फ खंड अ चल रहा है, यानी पार्ट ई चल रहा है। अभी तक हम खंड ब पर नहीं पहुँचे हैं। खंड बा जो आपका है डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें उस पर हम अभी नहीं पहुँचे हैं। अभी ये हमारा खंड अ ही चल रहा है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुपरक प्रश्न दिए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन अंतराल से। और अब हम आ गए हैं, अब हम आए हैं अपने खंड ब पर, जो कि है हमारा वर्णनात्मक भाग। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिनमें आपको खुद लिखना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, तो बच्चे हमारे अक्सर इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं कि रचनात्मक लेख क्या होता है, निबंध और रचनात्मक लेख में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूं कि रचनात्मक लेख जो होता है, रचनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना। तो रचनात्मक लेख जो है उसमें आप अपने अनुभवों को शामिल कर सकते हैं, कुछ नए अनुभव अपने आप उसमें लिख सकते हैं। अक्सर जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें हम अपने अनुभव नहीं लिखते, लेकिन रचनात्मक लेख में आप अपने अनुभव लिखते हैं, अपनी नई बातें, अपने जो भी आपका टॉपिक है। जैसे गर्मी की पहली बारिश, जैसे ही मैंने अलमारी खोली या मैच खेलने का अवसर, 3 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, तीनों में से किसी एक पर लिखना है। तो इसे आप अपने अनुभवों से जोड़ कर लिखेंगे, तब बनेगा ये आपका रचनात्मक लेख। राइट, और अब आपके ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये है आपका 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखें। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं और लगभग 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। राइट, एक जो हमारे बच्चों की आंसर शीट होती है, आंसर शीट जो हमारे बच्चों की होती है उसमें एक लाइन का लगभग 10 शब्दों का एवरेज होता है। कोई बच्चा उसमें 8-7 जो है वो शब्द भी लिख सकता है, कुछ बच्चे हमारे 12-13 शब्द भी लिखते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज एक लाइन का
जो एवरेज होता है वो 10 शब्दों का होता है। तो अगर 60 शब्दों में कहा जा रहा है तो इसका मतलब लगभग 6 से 8 लाइनों में आपको अपने उत्तर को समेट देना है। आप बहुत अधिक ना लिखें जिससे कि आपका समय बच सके। राइट, अब ये आपके आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में अभिव्यक्ति और माध्यम से 2 प्रश्न जो कि हैं 6 नंबर के। जो आपका खंड अ था उसमें आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम 5 नंबर की थी, और आपकी 6 नंबर की जो है वो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। और ये भी आपकी ध्यान देने की बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। यानी ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं, इसमें कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कविता का प्रतिपाद्य लिखना है, या आशय स्पष्ट करना है, या फिर अपने विचार प्रकट करने हैं। ये 3 प्रश्न हैं, कोई 2 आपको करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न 11, किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, और ये अकेला ही प्रश्न जो है वो 6 नंबर का है। ज़रूर ध्यान रखें आप, इस तरह के जो प्रश्न हैं इन्हें आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। बल्कि इस तरह के क्यों, पूरे ही पेपर को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है लिखना, फिर भी आप कोशिश करें कि उसमें आप जितना समझ पा रहे हैं उसके उत्तर को लिखने की ज़रूर कोशिश करें। किसी भी प्रश्न को आप छोड़ें ना। और सप्रसंग जो व्याख्या आपको करनी है ये आपकी चॉइस में है। 2 काव्यांश आपको दिए हुए हैं, कोई भी एक जो आपको लगे कि आप आसानी से व्याख्या कर पाएंगे उसे आप चुन लें। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखें। ये आपकी बुक से ही प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, कोई 2 आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन नंबर 11 की भांति दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है प्रश्न 11, उसी की भांति आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें आपको काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी, इसमें आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी कि ये आपके अंतरा के गद्य खंड के किसी पाठ से लिया गया गद्यांश है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। राइट, अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 में भी किसी एक का उत्तर 60 शब्दों में लिखना है। 2 प्रश्न हैं और किसी एक के उत्तर आपको 60 शब्दों में लिखने हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है। इसके बाद हम इसके आंसर्स पर चलेंगे। अब हम आंसर की पर मूव ऑन करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने अपने आंसर्स को कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों ये है आपके स्क्रीन पर आपके इसी पेपर की जो हमने अभी सॉल्व किया है, अभी देखा है, उसकी आंसर की, उसकी मार्किंग स्कीम या अंक योजना हिंदी में कहें तो। दोस्तों इस वीडियो में मैं बोलूँगी नहीं, किसी भी तरह की आवाज़ मैं नहीं चाहती कि वो आपको डिस्टर्ब करे। मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल शांति के साथ में आराम से अपने आंसर्स को चेक करें और किसी भी तरह की आवाज़, किसी भी तरह का शोर आपको डिस्टर्ब ना करे। राइट, तो मैं वीडियो को नॉन डिस्टर्बिंग मोड पर लगा देती हूँ, उसके बाद आप बिल्कुल आराम से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आपकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम या उसके आंसर्स, जो भी आप कहना चाहें। और आशा करती हूँ दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा आपको न सिर्फ हिंदी का बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर, आपकी सीबीएसई से आने वाली हर तरह की अपडेट, यानी कि जो भी आपके कोर्स कंटेंट सिलेबस से जुड़ा हुआ है वो ईच एंड एवरीथिंग, वो हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।